अगर आपका कोई बैंक अकाउंट हो या आपके सर्विस या जॉब का पीएफ अकाउंट या फिर आपका डीमैट अकाउंट हो या म्यूचुअल फंड में कोई निवेश हो या फिर आपकी एलआईसी पॉलिसी हो या फिर कोई सर्विस आप जब लेते हैं तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि आप बतौर नॉमिनी किसका नाम देना चाहते हैं। आमतौर पर नॉमिनी को लेकर हमारी ये धारणा रहती है कि नॉमिनी वो व्यक्ति होता है जो किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसके बैंक अकाउंट, पीएफ अकाउंट, डीमैट अकाउंट या शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स या उसका जो इंश्योरेंस है उसमें निवेश की हुई राशि का हकदार होता है और वो सारा पैसा ऐसे नॉमिनी को ही मिलता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं, ऐसा समझते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। 99% लोगों की ये गलतफहमी है कि जो नॉमिनी होता है उसको ही सारा पैसा मिलता है उस व्यक्ति के मरने के बाद जिसने उसे नामित किया है या अपॉइंट किया है। इसी तरह कई दफा हमें बेनिफिशियरी का भी नाम पूछा जाता है कि आप किसको अपना बेनिफिशियरी बनाना चाहते हैं। तो ये नॉमिनी और बेनिफिशियरी क्या होता है, इन दो टर्म्स, इन दो संज्ञाओं को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। So today we will try to understand these two terms, nominee and beneficiary. In today's session we will see what is the meaning of nominee and beneficiary. Nominee और beneficiary का अर्थ क्या होता है? What is the difference between nominee and beneficiary? Nominee और beneficiary में क्या फर्क होता है? How many nominees can be made and how can it be changed? कितने nominees लग सकते हैं और कैसे उसे बदला जा सकता है? And we will also see and understand what is the recent amendment regarding the nominees. और हम ये भी देखेंगे और समझेंगे कि nominees को लेकर recent amendment क्या हुआ है। So welcome everybody to our channel Listen and Learn Law. चलिए समझते हैं नॉमिनी और बेनिफिशियरी को लेकर सारी कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम जानते हैं नॉमिनी। A nominee is a person designated to receive the funds in one's account or in any kind of policy or service upon their demise. नॉमिनी वो व्यक्ति होता है जिसे किसी के निधन पर उसके खाते में या किसी प्रकार के पॉलिसी या सेवा में धनराशि प्राप्त करने के लिए नॉमिनेट किया जाता है या नामित किया जाता है। नॉमिनी वुड बी इन अ पोजीशन ऑफ अ केयर टेकर ओनली एंड नॉट एज अ बेनिफिशियरी। नॉमिनी को सिर्फ इतना ही अधिकार होता है कि जिस व्यक्ति ने उसे नॉमिनेट किया है ऐसी व्यक्ति के निधन के बाद उस व्यक्ति का जो भी पैसा मिल रहा है या सुविधा मिल रही है वो सिर्फ और सिर्फ केयरटेक के रूप में ही नॉमिनी ले सकेगा। वो उस पैसे या सुविधा को खुद के लिए यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो केयरटेकर होता है, बेनिफिशियरी नहीं। दूसरा हम जानते हैं बेनिफिशियरी क्या होता है। A beneficiary is any person who receives property lent to them by another individual. This is often a monetary benefit received as an inheritance. बेनिफिशियरी जिसे हम लाभार्थी कहते हैं वो वह व्यक्ति होता है जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई संपत्ति प्राप्त करता है जिसका निधन हुआ है। ये अक्सर उस व्यक्ति के उत्तराधिकारी या उस व्यक्ति के इनहेरिटेंस के रूप में प्राप्त एक मॉनेटरी बेनिफिट होता है। बेनिफिशियरी वो व्यक्ति होता है जो इंडियन सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग हकदार हो सकते हैं उस व्यक्ति के मॉनेटरी प्रॉपर्टी के, इन्वेस्टमेंट के जिसका निधन हुआ हो। ऐसे बेनिफिशियरी को हम लीगल हेयर्स, कानूनी उत्तराधिकारी भी कहते हैं। ऐसा लीगल हेयर उस मॉनेटरी प्रॉपर्टी को, इन्वेस्टमेंट को अपने लिए यूज कर सकता है। इसे एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज ए यह एक व्यक्ति है जिसने एक फिक्स डिपॉजिट जिसे हम एफडी कहते हैं एसबीआई बैंक में रखी थी। अब ए की पत्नी एक्स है और वाई जेड ये उसके बेटा बेटी हैं। मान लीजिए ए ने उसके नॉमिनी के रूप में पत्नी एक्स का नाम एज अ नॉमिनी बैंक में दर्ज करवाया है। अब ए का निधन हो जाता है तो क्या ए की वाइफ एक्स जिसको ए ने अपना नॉमिनी बनाया था, क्या अब उसको ए की एफडी का पूरा पैसा मिलेगा क्योंकि वो नॉमिनी है? तो ये गलत है। पत्नी एक्स को उसके पति ए की एफडी का पूरा पैसा नहीं मिल सकता बिकॉज शी इज ओनली अ नॉमिनी एंड नॉट अ बेनिफिशियरी।
शी मे बी अ बेनिफिशियरी, वो बेनिफिशियरी भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती, तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इस केस में ए ने एक्स को एज अ नॉमिनी अपॉइंट किया है, तो यहाँ पर एक्स की इतनी ही ड्यूटी होती है कि वो उसके पति के एफडी के मिलने वाली रकम की देखभाल करे जब तक उसके पति के कानूनी सब उत्तराधिकारी लीगल हेयर्स नहीं आ जाते। इस एग्जाम्पल में ए इस व्यक्ति की एक्स यह पत्नी है और वाईजेड ये बेटा बेटी है, ये हमने देखा है। तो ए जिसका निधन हुआ है उसके एक्स, वाई और जेड ये तीन कानूनी उत्तराधिकारी लीगल हेयर्स होंगे। इस सिचुएशन में एक्स जो नॉमिनी बनाई गई थी वो नॉमिनी और बेनिफिशियरी दोनों भी है, लेकिन एफडी का मिलने वाला पूरा पैसा यहाँ पर अकेले ही एक्स को नहीं मिलेगा। एफडी का मिलने वाला पैसा एक्स, वाई, जेड इन तीनों को मिलेगा एज अ लीगल हेयर ऑफ ए। तो एक्स, वाई, जेड ये यहाँ पर बेनिफिशियरी होने की वजह से एफडी का पैसा उन्हें बराबर मिलेगा, जिसे उन्हें वो अपने मर्जी से यूज कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में कोई लैक्यूना ना रहे, इसलिए बैंक आपसे सक्सेशन सर्टिफिकेट की डिमांड कर सकती है। इसके लिए भारत के सक्सेशन एक्ट अप्लाई किए जाते हैं। सिविल कोर्ट में पिटीशन दाखिल करने के बाद उस मृत व्यक्ति के लीगल हेयर्स को कोर्ट द्वारा सक्सेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति हिंदू है जिसने बुद्धिस्ट, जैन, सिख या और जितनी भी हिंदू कम्युनिटी है उन सब के लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 अप्लाई होता है। इसी तरह मुस्लिम लोगों के लिए द मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 अप्लाई होता है और क्रिश्चियन लोगों के लिए द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 अप्लाई होता है। आपने देखा होगा कि मॉनेटरी प्रॉपर्टी को लेकर जब भी कोई डिस्प्यूट होता है या जब भी किसी मृत व्यक्ति के किसी बैंक या एलआईसी या पीएफ या अन्य किसी खाते से हम पैसे निकालने जाते हैं, तो उस बैंक या ऑफिस द्वारा कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट लाने के लिए कहा जाता है। सक्सेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको इंडियन सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 372 के तहत सिविल कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है, जिसमें ये कहा जाता है कि हम उस मृत व्यक्ति के लीगल हेयर्स हैं, कानूनी वारिस है, कानूनी उत्तराधिकारी हैं। कोर्ट द्वारा सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, जिसे मृत व्यक्ति के बैंक या अन्य किसी ऑफिस में जमा करने के बाद उस मृत व्यक्ति के अकाउंट से लीगल हेयर्स को या कानूनी उत्तराधिकारियों को उसका पैसा मिलता है। ऐसा ही एक लैंडमार्क जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसका नाम है श्रीमती सरबती देवी एंड अनदर वर्सेस श्रीमती उषा देवी। 6 दिसंबर 1983 का ये जजमेंट है। इस जजमेंट में भी ऐसा ही हुआ था। जो नॉमिनी है उसने सारा पैसा निकाल लिया था, लेकिन उस मृत व्यक्ति का बेनिफिशियरी जो था वो जब कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ये मामला डिसाइड करती है कि जो पत्नी नॉमिनी थी वो सिर्फ उस मृत व्यक्ति के पैसों की ही हकदार नहीं हो सकती, बिकॉज शी इज अ नॉमिनी। जो कोई उस पैसे के बेनिफिशियरी होंगे वो सब उस मृत व्यक्ति के पैसों के हकदार होंगे। तो इस जजमेंट ने ये क्लियर कर दिया कि जो नॉमिनी होता है वो सिर्फ और सिर्फ केयर टेकर होता है। बतौर नॉमिनी उसे मृत व्यक्ति का पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन वो उन पैसों को यूज नहीं कर सकता। तो नॉमिनी का काम होता है उस मृत व्यक्ति का जो भी पैसा है जो उसके हाथ में एज अ नॉमिनी मिलने वाला है, उन पैसों को वो उस मृत व्यक्ति के जितने भी बेनिफिशियरी या लीगल हेयर्स हैं उन सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो यहाँ पर ये क्लियर होता है कि नॉमिनी अकेला ही बेनिफिशियर नहीं हो सकता, लेकिन नॉमिनी भी एक बेनिफिशियरी हो सकता है। एज अ कंक्लूजन, आप उसी व्यक्ति को अपना नॉमिनी घोषित कीजिए जिस व्यक्ति को आपको अपना पैसा देना है। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि एक बार जब नॉमिनी के हाथ में पैसा आ जाए तो वो मृत व्यक्ति के किसी भी बेनिफिशियरी या लीगल हेयर्स को पैसे नहीं देता है। फिर हो सकता है आपको उन पैसों के लिए कोर्ट के अंदर केस दायर करना पड़े या कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े। तो यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी है बेनिफिशियरी को पैसे ना मिलने के, यानी कि किस स्थिति में बेनिफिशियरी को पैसा नहीं मिल सकता। दो ऐसे एक्सेप्शंस है जहां पर नॉमिनी को ही सारा पैसा मिलेगा।
फर्स्ट वन इज इंश्योरेंस एक्ट में एक बड़ा अमेंडमेंट आया है, द इंडियन इंश्योरेंस लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2015। इस अमेंडमेंट के अंडर सेक्शन 39 सब क्लॉज 7 को लाया गया। ये सब क्लॉज कहता है, subject to the other provisions of this section, where the holder of a policy of insurance on his own life nominates his parents or his spouse or his children or his spouse and children or any of them, the nominee or nominees shall be beneficiary entitled to the payable by the insurer to him or them। सरल शब्दों में कहा जाए तो अपने स्वयं के जीवन काल में बीमा पॉलिसी धारक अपने माता पिता या अपनी पति या पत्नी या अपने बच्चों या अपने पति पत्नी या बच्चों या इनमें से किसी को भी नामांकित करता है, तो ऐसा नामित व्यक्ति बीमाकर्ता द्वारा देय राशि का हकदार होगा, लाभकारी होगा। यानी इंश्योरेंस एक्ट में ही ये अमेंडमेंट लाया गया कि अगर आपके जीवन काल में आपने अपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में अपने लीगल हेयर में से जिस किसी को नॉमिनी अपॉइंट किया होगा, वही उस पॉलिसी के पैसों का बेनिफिशियरी भी होगा, और एज अ बेनिफिशियरी उस नॉमिनी को ही सारा पैसा मिल जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे एक्सेप्शन की। तो दूसरा एक्सेप्शन है विल। विल जो होता है वो उसे लिखने वाले व्यक्ति के अंतिम इच्छा होती है। विल के तहत ऐसी विल लिखने वाले व्यक्ति के मृत्यु पश्चात उसके पैसे या किसी भी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। अगर विल नहीं होती है तो इंडियन सक्सेशन एक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। सो इन टुडेज सेशन वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज नॉमिनी एंड बेनिफिशियरी, एंड also we try to understand important information related to it. Hope you understand the concept of the nominee and beneficiary. For legally empowering yourself, please connected with our YouTube channel Listen and Learn Law. Like, share and subscribe our YouTube channel Listen and Learn Law. Thank you.